ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 द मुगल्स। ठीक है, तो मुगल्स जनरली हमारे जो है 16th से लेके 17th सेंचुरी तक आते हैं। ठीक है, रूल करना एक लार्ज टेरिटरी को, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, विद सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी एंड कल्चर के साथ, एक तरीके का एक्सट्रीम डिफिकल्ट टास्क है। किसी भी रूलर के लिए था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, स्पेशली इन द मिडिल एजेस। लेकिन फिर भी एक कॉन्ट्रास्ट में मुगल्स जो हैं बेसिकली एक एम्पायर क्रिएट करते हैं एंड अकम्प्लिश करते हैं दैट हिथैरियो सीम्ड इम्पॉसिबल। मतलब ऐसी चीज़ जो हमें इम्पॉसिबल लग रही थी अभी तक फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड, या फिर पॉसिबल लग रही थी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उस चीज़ को वो करके दिखाते हैं। फ्रॉम द लेटर हाफ मतलब 1650 के बाद ऑफ द 16th सेंचुरी वो एक्सपेंड करते हैं अपने किंगडम को, मतलब नॉट 1600 आई मीन 1550 किंगडम को अपने आगरा एंड दिल्ली से वो एक्सपेंड करते हैं एंड इंटिल द 18th सेंचुरी तक, एंड वो कंट्रोल कर लेते हैं। और मतलब 17th सेंचुरी आते आते वो क्या कर लेते हैं, पूरे ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को वो कंट्रोल में ले आते हैं। वो इम्पोज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन भी लेके आएंगे, बहुत सारी आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस लेके आते हैं जो कि आउटलास्ट करते हैं उनके रूल को। मतलब आज के टाइम तक भी वो है, लीविंग अ पॉलिटिकल लीगमेसी दैट सक्सेडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। और इसी लेगेसी वो छोड़ के जाते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की छाप छोड़ के जाते हैं, जो अभी तक लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिक सी बात है कि टुडे भी आप प्राइम मिनिस्टर आप देखोगे तो वो एड्रेस करता है अपनी इंडिपेंडेंस डे को, कहाँ से करता है, रेड फोर्ट से, जो कि एक तरीके का रेजिडेंस था मुगल एम्पायर का पहले के टाइम पे। राइट, रेड फोर्ट की जो है फोटो दे रखी है, यू कैन सी इट हियर। राइट, ओके, लेट्स गो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं हु वर मुगल्स। बेसिकली मुगल्स थे कौन। सो मुगल्स जो है वो बेसिकली डिसेंडेंट थे दो ग्रेट लीनेजेस ऑफ द रूलर्स से, मतलब दोनों ही साइड से बहुत महान उनकी जो है हिस्ट्री टाइम। उनकी जो मदर की साइड है वो हमारी थी फ्रॉम द डिसेंडेंट ऑफ जंगीज़ खान। जंगीज़ खान एक मुगल रूलर था जो कि जनरली हमारे चाइना एंड सेंट्रल एशिया के ऊपर रूल करता था। ठीक है, मंगोलियंस है ना, मंगोल। फ्रॉम देयर फादर साइड, अगर फादर की साइड से देखें तो वो सक्सेसर थे तैमूर के। तैमूर जो है वो रूलर हुआ था ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की के बीच का। ठीक है, हाउएवर जो मुगल्स हैं उनको पसंद नहीं था उनको अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना। बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज जो चंगेज़ खान की मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है मैस्करे ऑफ दी इन्यूमरेबल पीपल। मतलब जो चंगेज़ खान था ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, मतलब हर किसी को मार देता था, बहुत ज़्यादा मैस्करे करता था। तो इस दैट इज़ अपने आप को ना उससे जोड़ना नहीं चाहते हैं। ऑल्सो लिंक्ड भी था ये चीज़, और लिंक की थी इसके साथ उज़्बेक्स के साथ, वो भी उनका मंगोल का ही कॉम्पिटिटर था। दैट इज़ वो अपने आप को मंगोल कहलाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे। ऑन द अदर हैंड मुगल्स बहुत ज़्यादा प्राउड थे कि उनकी तेरुमिद एंसेस्ट्री, मतलब वो तैमूर की साइड से हैं, तो इस चीज़ पे उनको बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता था। नॉट एटलीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन द 1398 व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज मतलब कम से कम ऑल नहीं तो बहुत सारे उन्होंने करते थे। इवन दे सेलिब्रेटेड देयर जीनोलॉजी का मतलब है जहाँ से वो आए हैं, उनका जो भी बैकग्राउंड रहा है। पिक्टोरियली का मतलब है पिक्चर्स बनवाते थे। ईच रूलर जो है वो एक तरीके का पिक्चर बनाता था, मेड ऑफ अ तैमूर एंड हिमसेल्फ, मतलब अपनी खुद की और तैमूर कौन है इनका जो है पूर्वज है, उनकी पिक्चर बनाते थे। मुगल की मिलिट्री कैंपेन्स देखते हैं तो बाबर जो है, जो कि पहला मुगल एम्परर रहा, ठीक है, जो कि सक्सीड होता है टू द थ्रोन ऑफ फरगेना जो है 1494 में, व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड। मतलब पहला जो वो करता है, दैट इज़ पहली जो मंजिल पे उसकी हाथ आती है वो है फरगना का वो बनता है राजा। ठीक है, एंड जब वो सिर्फ वो कितने साल का होता है, 12 साल का होता है। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द अनोदर मंगोल ग्रुप द उज़्बेक्स। लेकिन कहाँ का था बाबर, कहाँ का था, दैट इज़ ऑफकोर्स फ्रॉम द, मतलब ऑफकोर्स मैंने देखा था, बताया था। तो होता क्या है कि वो 12 साल का था जब उसको किंगडम मिला, जब उसको सपोर्ट मिला, लेकिन 12 साल का था, लेकिन उसके जो कॉम्पिटिटर था, हु इज़ अ कॉम्पिटिटर, दैट इज़ ऑफ कोर्स उज़्बेक्स, है ना। उज़्बेक्स जो उसके कॉम्पिटिटर थे, तो वो उसको हटा देता है। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग फिर वो इधर उधर घूमता है, वो कब काबुल आपको पता है ना, पाकिस्तान में, उसको कैप्चर कर लेता है। एंड इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोडी एट पानीपत एंड कैप्चर द दिल्ली एंड आगरा। उसके बाद वो क्या करता है, 1526 में अपना कैप्चर कर लेता है, दैट इज़ दिल्ली को एंड हमारी पानीपत को। तो क्या हमने देखा कि बाबर जो है 1494 में वो 1494 में वो अपना फरगना का बनता है, लेकिन उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, हमारा सीज कर लेता है, दैट इज़ काबुल को। धीरे धीरे वो हमारे इंडिया की तरफ आता है, जो इब्राहिम लोडी को हरा के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दिल्ली एंड आगरा को जो है कैप्चर कर लेता है। इब्राहिम लोडी कौन है, लास्ट जो है सुल्तानियत ऑफ द दिल्ली सुल्तानियत। बेसिक चीज़ बता रखी है, अब देख लीजिए थोड़ा सा जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑफ द पिक्चर। सो विल सी द पिक्चर्स। ये दिखा क्या रहा है, इट इज़ अ, अच्छा फिगर 2, अच्छा
ओके सो ये क्या दिखा रहा है, दैट इज़ अ मुगल आर्मी ऑन द कैंपेन। मुगल आर्मी जब कैंपेन कर रही है तो उसको बेसिकली दिखा रहा है। तो किस तरीके से सैनिक खड़े हुए हैं चारों तरफ, ऐसे हाथी हैं, हाथियों के ऊपर बैठे हैं लोग, तो इस तरीके से। उसके बाद हमारा ये क्या है, हमारा कैनन्स एक इम्पॉर्टेंट एडिशन हुई 16th सेंचुरी में वॉरफेयर में, एंड बाबर इनको काफ़ी अच्छे से इफेक्टिवली उसने यूज़ करा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो कैनॉन्स क्या हुआ करते थे, तो आप देख सकते हो इनको बेसिकली कैनॉन्स कहा जा रहा है, ठीक है ना, इनको कैनॉन्स कहा जा रहा है। तो इसका काफ़ी अच्छा जो है यूज़ किया हमारे, और बाबर ने ही बेसिकली इंट्रोड्यूस करे थे। तो बाबर ने इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो पूछ लेंगे किसने किया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, मिलिट्री कैंपेन्स अंडर द हमारे दैट इज़ अकबर एंड औरंगजेब। अगर आप देखोगे तो ये मतलब कहाँ कहाँ तक ये गए हैं, तो आप देख सकते हो जैसे कि काबुल में गए हैं, है ना, काबुल है, और कंधार है ना, कंधार है। काबुल तो पहले ही कैप्चर था, है ना, हमने देखा था, दैट इज़ बाय द बाबर। और यहाँ पे बंगाल तक गए हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये पूछ लेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन कौन सा आता था, कौन कौन सा नहीं आता था, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी दैट इज़ अपना बेरार है ना, मालवा है, गुजरात है, सिंध है, चित्तौड़ में किया है, रणथंभौर में किया है, पटना है, ठीक है। और ये बाकी जो सिटीज़ है, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, अम्बेर है ना, अजमेर, दिल्ली, पानीपत, पंजाब है, लाहौर है, कश्मीर में भी कर रखा है, श्रीनगर है। तो आप देख सकते हो जनरली अगर आप देखोगे तो साउथ का जो साउथ इंडिया है वो एज सच नहीं है इनके काबू में, और बहुत ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन है वो भी नहीं है। तो इससे हमें इतना पता चला एटलीस्ट, है ना, इतना हमें एटलीस्ट पता चला है अभी के लिए, ठीक है। ये हमारा कब से बता रखा है, मिलिट्री कैंपेन अकबर एंड औरंगजेब के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन कैसा था। तो मुगल्स जो है वो बिलीव नहीं करते थे रूल ऑफ द प्री मोगेनेचर, पता नहीं क्या है अजीब सा, प्री मोगेनेचर या ये कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, एल्डेस्ट सन इनहेरिट कर रहा है अपने फादर की स्टेट को, तो मुगल्स इस चीज़ में बिलीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्री का मतलब है पहले से डिसाइडेड, है ना। इंस्टेड वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं मुगल एंड तेरमुद की कस्टम ऑफ कैपुरकेंसी इनहेरिटेंस, कैपार सेंसी सैनरी, हाँ कैपार सैनरी, कॉपर सैनरी इनहेरिटेंस। इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा लिख लेना कि ये दोनों शब्द थोड़ी सी ऐसे है ना, प्री मोजेनेचर और हमारा कैपोर सैनरी जो इनहेरिटेंस है, ये इसमें बिलीव कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो है डिवीजन हो जाता है इनहेरिटेंस का अमंग्स ऑल द सन्स। मतलब अगर एक किसी राजा का किंगडम है तो जनरली हुआ करता था पूरा जो है एल्डेस्ट को मिल जाया करता था, ठीक है। अब तक तो ऐसा हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर उसके 4 बेटे हैं तो उस किंगडम को इक्वली जो है बांट दिया जाएगा। अब चारों में से अगर चाहें तो बाद में वो एक दूसरे से लड़ झगड़ के जो है पूरा कैप्चर कर सकते हैं, बट बेसिक चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से हम फॉलो करते थे। विच डू यू थिंक इज़ फेयर डिवीजन है, ये पूछा हुआ है, या फिर तो कॉपार सैनरी या फिर प्री मोजेनेचर, ठीक है। तो कौन सा बेटर है ये पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। मुगल रिलेशंस बाकी रूलर्स के साथ कैसे होते हैं, ठीक है। तो मुगल जो रूलर्स हैं ना वो कैंपेन करते थे कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। मतलब वो कोशिश करते थे कि वो ये मतलब ये कहते थे भैया हम तुमसे सुप्रीम है तो मान लो, नहीं मानोगे तो कैंपेन करेंगे। कैंपेन का मतलब है लड़ाई करेंगे। बट एज मुगल्स बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलेंट्रली। लेकिन जब मुगल्स जो है पावरफुल हुए तो दूसरे किंगडम थोड़े से डर गए, तो उन्होंने कहा कि वो खुद से ही ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है। जो राजपूत हैं वो गुड एग्जाम्पल है इसका। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस। और उन्होंने क्या करा कि अपनी बच्चों की मतलब रिश्तेदारी जोड़ ली, अपनी बच्चों की शादी कर दी, ठीक है। बट मैनी रेजिस्टेड, बट बहुतों ने रेजिस्ट भी किया, नहीं मानी वो उनकी सोवरेनिटी को नहीं माना, तो इस तरीके से भी हुआ। अब मुगल मैरिजेस का बता रखा है राजपूत के साथ, जिसके मदर ऑफ जहांगीर है हमारी क्या है, कच्छवा प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत, ठीक है, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर की वो क्या थी, बेटी थी, जो मदर ऑफ जहांगीर है, ठीक है। कच्छवा प्रिंस, ठीक है, प्रिंसेस। मॉडर्न डे जयपुर, मॉडर्न डे उसको जयपुर कह रहे हैं, तो जयपुर की राजकुमारी थी, ठीक है। ऐसे जो मदर ऑफ शाहजहाँ है, मतलब जो जहांगीर की बीवी थी, वो राठौर प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जिसको हम जोधपुर कहते हैं आज के टाइम पे, तो वो जोधपुर की प्रिंसेस थी। तो जिसने अकबर से शादी करी वो जयपुर की प्रिंसेस है, जो अकबर के बेटे से कर रही है जहांगीर से, मतलब मदर ऑफ द शाहजहाँ हमारी जोधपुर की प्रिंसेस है। तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो सिसोदिया राजपूत थे, मतलब बहुत सारे राजपूत थे, उसमें से एक जो राजपूत थे जैसे सिसोदिया, उन्होंने काफ़ी जो है रिफ्यूज़ करा, ठीक है, ऑफ मेवाड़। वंस डिफीटेड, लेकिन जब वो हार गए तो दे वर
ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट्स वतन जागी, ठीक है। बट हुआ क्या, जब उनको हरा दिया गया तो ऐसा नहीं किया गया कि उनसे ज़मीन ले ली, उनको वापस दे दिया गया, लेकिन उनको किस तरीके से दे दिया गया, वतन जागीर। मतलब क्या क्या हुआ, वतन जागीर का मतलब है कोई ऐसी लैंड जिसको आप हार जाते हो, है ना, लॉस्ट, लेकिन वो आपको वापस मिल जाएगी बिकॉज वो आपकी ही है, लेकिन आप क्या बन जाओगे, वतन जागीर बन जाओगे। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि आपको मुगल रूलर को कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, है ना, बाकी आप ऐसे जैसे राजा हो वैसे राजा रह लोगे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देख लोगे। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। जो केयरफुल बैलेंस था बिटवीन द डिफीटिंग एंड नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफमैन। जो ये हमारा तरीका था मुगल्स का कि वो क्या कर रहे हैं, डिफीट तो कर रहे हैं, डिफीट करने के बाद लेकिन ह्यूमिलेट नहीं कर रहे, बेइज्जती नहीं कर रहे अपने ओपोनेंट की, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही चालाकी से वो क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी इन्फ्लुएंस का। मतलब एक तरीके से मतलब अपने आप को कंप्लीटली बुरा नहीं दिखा सकते ना, अगर बुरा दिखाते तो फिर लोग विद्रोह करेंगे। तो इसी तरीके से लोग इंप्रेस हो गए और उनकी बात मान लेते थे। एंड बट इट वॉज डिफिकल्ट, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा टू कीप द बैलेंस ऑफ ऑल द टाइम। मतलब हमेशा इस चीज़ को हम बैलेंस में बना के नहीं चल सके। अब तो थोड़ी सी टर्म है इंपॉर्टेंट है, मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, ठीक है। जैसे जैसे हमारा एम्पायर जो है एक्सटेंड होता है टू इनकम पास द डिफरेंट रीजन्स, है ना, बहुत ज़्यादा अलग अलग रीजन्स में पहुँचता है, जो मुगल्स हैं वो रिक्रूट करते हैं डाइवर्स बॉडीज़ ऑफ पीपल को, तो डिफरेंट लोगों को रिक्रूट करते हैं। From a smaller nucleus of Turkish nobles, Turains, they expand to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. मतलब पहले तो सिर्फ और सिर्फ वो टर्किश नोबल्स को ही जो है जिसको हम कह रहे हैं तुरानीज, ना तुरानीज बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। टर्किश नोबल्स आर नोन एज टर्किश नोबल्स एज तुरानी जो है उसको बोला गया है, ठीक है। तो तुरानी जो है इसको बोला गया है, तो फ्रॉम अ स्मॉलर न्यूक्लियस ऑफ द टर्किश नोबल्स, तुरानीज वो एक्सपेंड करते हैं टू इंक्लूड कि वो ईरानियंस को भी अब इंक्लूड करें, इंडियन मुस्लिम्स को भी करें, राजपूत अफगान सबको करें। दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विसेज उनको इनरोल किया जाता है एज अ मनसबदार। उनको क्या कहा जाता है, मनसबदार। अब मनसबदार होते क्या थे, जो टर्म मनसबदार है ना, इसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब। मनसब का मतलब है एक पोजीशन या रैंक, मतलब उसकी रैंक क्या है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मनसबदार, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब एक तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम था जिसको मुगल्स यूज़ किया करते थे टू फिक्स द रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब क्या है कि आपकी अगर फलाना रैंक है तो आपको फलाने शोल्डर्स मेंटेन करने हैं, आपकी फलाना रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी फलाना ही सैलरी है। तो ये चीज़ें जो है रैंक पे डिपेंड करती थी, ठीक है। रैंक जो है, रैंक एंड सैलरी, और वो डिटरमाइन करते थे बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात, जो किस पे डिपेंड करती थी, और रैंक फर्दर किस पे डिपेंड करती थी, वो करती थी हमारी ज़ात पे डिपेंड, है ना, ज़ात पे डिपेंड करती थी, ठीक है, ज़ात पे डिपेंड करती है। हायर द ज़ात मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। जितनी ज़्यादा ज़ात होगी उतनी ज़्यादा सैलरी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी पोजीशन होगी, उतनी बड़ी उसकी रैंक होगी। मतलब जितनी बड़ी ज़ात उतनी बड़ी रैंक, उतनी बड़ी सैलरी उतनी बड़ी उसकी जो है पोजीशन, ठीक है। मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेशलाइज्ड नंबर ऑफ सवार, या फिर कहे तो कैवलरी मैन। मनसबदार जो है बेसिकली क्या करते थे, अपने अंडर कुछ हमारे किसको मेंटेन करके रखते थे, कुछ हमारे कैवलरी मैन को मेंटेन करके रखते थे। जो मनसबदार हैं वो ब्रॉड करते थे अपने कैवलरी मैन को फॉर रिव्यू एंड गॉट देम रजिस्टर्ड एंड देयर हॉर्सेज बैंडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे दैम एज सैलरी, ठीक है। तो मनसबदार क्या करते थे, कैवलरी खरीदते थे, ठीक है, उसके बाद उनको रजिस्टर कराते थे, अपने हॉर्स को ब्रांड कराते थे, हॉर्स मतलब उस पर ठप्पा लगवाते थे, एंड देन उनको उनके बदले में पैसे मिलते थे, ठीक है। मनसबदार रिसीव करते थे देयर सैलरीज को रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीज विच वन समवट लाइक इकतास की तरह ही है, ठीक है। तो मनसबदार्स को क्या कर रहा है, जो हमारा किंग है, पहले क्या होता था, सैलरीज दे रहे हैं, है ना, वो अब सैलरी नहीं देगा, वो सैलरी नहीं देगा अपने मनसबदार्स को। मनसबदार्स कौन है, हमने देखा था, मनसबदार्स आर नथिंग इज लाइक जस्ट लाइक एन ऑफिशियल्स, ठीक है, मनसबदार्स, ठीक है, को देगा, लेकिन सैलरी नहीं देगा, क्या देगा, लैंड देगा, लैंड, उस लैंड से वो जो कलेक्ट करेगा वो क्या होगा, जागीर्स मतलब यहाँ पे है दैट इज़ रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और वो जो रेवेन्यू है वो इनके लिए और इनको, है ना, रेवेन्यू मतलब यहाँ से कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जागीर कलेक्ट कर रहा है, और इनको दैट इज़ वाई मनसबदार्स को क्या कहेंगे, जागीरदार्स, क्या कहेंगे, जागीरदार्स, ठीक है। और जो ये पैसा कलेक्ट करेगा उस पैसे में से क्या करेगा, फर्दर सैलरी पे करेगा जो भी जितने भी नंबर ऑफ ऑफिशियल्स उसके अंडर आते हैं। तो ये जो सिस्टम था इसको हम कहते हैं दैट इज़ अ मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, ठीक है।
बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और द एडमिनिस्ट्रेट, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं वहाँ का, दे ओनली हैड राइट, उनके पास सिर्फ अधिकार है कि वो रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट को पकड़ेंगे विच वॉज कलेक्टेड फॉर दैम बाय देयर सर्वेंट्स वाइल द मनसबदार्स देमसेल्व्स सर्व्ड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो होता था दैट इज़ इक़्तिदार में क्या है कि वो खुद ही मतलब क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वहाँ पे रहेंगे मुक्तीज़ में, है ना, इक़्तिदार का हो मुक्तीज़ रहो तो उस जगह पे रहेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो रह कहीं भी सकते हैं, है ना, इधर उधर सर्व भी कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें। जात रैंकिंग है ना, जात रैंकिंग एग्जाम्पल रखा है, नोबल्स विद अ जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन द दोज ऑफ दी 1000। इन अकबर्स रिजाइन देयर वाज 20 ऐसे 9 मनसबदार थे विद द रैंक ऑफ 5000 जात। बाय औरंगजेब के टाइम पे जो रिजाइन ऑफ नंबर ऑफ मनसबदार है वो इंक्रीज हो जाता है 279, है ना, बस बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये बता रखा है। ठीक है, तो मतलब है कि जिसकी जितनी बड़ी ज़ात है ना, वही मैंने बताया, जितनी बड़ी ज़ात, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ना तो इट्स मोर और लेस लाइक अगर ज़ात बड़ी होगी, है ना, वेट अ मिनट, अगर ज़ात बड़ी तो रैंक बड़ा, रैंक बड़ा तो सैलरी तो मतलब दे नहीं रहे हैं, बट वैसे सैलरी बड़ी मतलब ज़्यादा लैंड आएगी, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी। ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है ये, तो ज़ात बड़ी, रैंक बड़ी, सैलरी बड़ी, बेसिक चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के रिजाइम में और एक चीज़ जो हमने देखी वो ये थी, इस टाइम पे हमने एक और चीज़ देखी कि हुआ क्या है कि अकबर से लेके औरंगज़ेब से जो है हमारे जो मनसबदार हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये फिर फर्दर एक तरीके से डिक्लाइन का रीज़न बनता है हमारे। ठीक है, आइए देखते हैं। अकबर के रिजाइम में दीज जागिर्स वर केयरफुली असाइंड सो दैट देयर रेवेन्यूज़ वर इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार्स, रफली इक्वल टू था। अकबर के रिजाइन में इन जागिर्स को इस तरीके से दिया जाता था कि जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो उतना ही होना चाहिए जितना मनसबदार की क्या होगी, सैलरी होगी। बाय औरंगजेब के रिजाइन में दिस वाज नो लॉन्गर द केस, लेकिन जब औरंगजेब का रिजाइन आता है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता है, मतलब वो तरीके की वो कैलकुलेशन नहीं होती, एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। ठीक है, तो जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो उतने से कम ही होता है। कम मतलब बोलते हैं कि भाई तुम्हारी सैलरी 20,000 है, लेकिन वहाँ से रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है वो 15,000 ही हो पा रहा है। ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स, और मैं देखा था कि औरंगजेब के टाइम पे मनसबदार्स भी बढ़ जाते हैं, विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर द रिसीव्ड अ जागीर, मतलब उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ठीक है, दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स, और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से एक तरीके का शॉर्टेज जो है वो क्रिएट होता है नंबर ऑफ जागीर्स में। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर, तो जागीर मतलब जागीर की कमी होती है, मतलब रेवेन्यू की कमी होती है, रेवेन्यू की कमी की वजह से बहुत सारे जागीरदार क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेजिम एंड द पेजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रिमेंडसली, और इसी वजह से क्या होता है, जो औरंगजेब है उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता, है ना, और नहीं कर पाता तो इस वजह से पीजेंट्स काफ़ी हमारे सफ़र करते हैं। बेसिक चीज़ बता रखी है, कुछ खास ये नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए फिगर 4 है मनसबदार ऑन मार्च विद द सवार्स, तो मनसबदार जो है एक ये मनसबदार है, दिस पर्सन इज़ अ मनसबदार, वेट अ मिनट। ठीक है, दिस पर्सन इज़ अ मनसबदार। ठीक है, अब तो दिखेगा दिस पर्सन इज़ अरे दिख ही नहीं रहा यार, कौन सा कलर लूँ मैं, ओके दिस पर्सन इज़ अ मनसबदार, तब थोड़ा बहुत दिखा, बाकी सब ये क्या है इसके अंडर आने वाले हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, ओके फिगर 5 यहाँ पे है। ओके फिगर 5 डिटेल्स फ्रॉम अ मिनिएचर फ्रॉम शाहजहाँ, अच्छा इसको बाद में ही पढ़ेंगे जब इसका जिक्र आएगा, चलो पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ज़ब्त एंड द ज़मींदार। जो मेन सोर्स था इनकम का जो कि अवेलेबल था हमारे मुगल्स के लिए वो था टैक्स, ऑफ कोर्स, जो कि प्रोड्यूस पे लगाते थे पीजेंट्री के, राइट। मोस्ट प्लेसेस पे जो पीजेंट्स हैं वो पे करते थे टैक्सेस, कैसे, थ्रू द रूरल इलाइट्स के थ्रू। ठीक है, मतलब गाँव में एक हेड है ना, जिसको हम हेडमैन कह रहे हैं, और लोकल चीफमैन कहते हैं, उसको देगा और वो फिर आगे गवर्नर को देगा। सो जब मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएट्स वेदर दे आर लोकल हेडमैन और विलेज। जनरली क्या होता था कि अब इस तरीके से एक विलेज है, एक विलेज का एक हेड है, इस अब बहुत इनका भी कोई हेड होगा, फिर इसका भी कोई हेड होगा, फिर इसका भी कोई हेड होगा, और फिर जाके मुगल एम्पायर तक पहुंचेगा। लेकिन मुगल एम्पायर इन सबको क्या कह रहा है, बीच में क्या कह रहा है कि ये सब क्या है, इंटरमीडिएट हैं, सबके सब क्या है, हमारे इंटरमीडिएट, और सबको ही ज़मींदार बोला है। ठीक है, ठीक है। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर जो है टोडरमल, ठीक है, ध्यान रखना टोडरमल कौन है पूछ लेंगे, तो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर है, तो इस चीज़ को स्पेसिफिकली मैं लिखना, ठीक है, कह सकते हो कि टोडरमल पूछ लेंगे, टोडरमल क्या है तो लिख भी लेते हैं ना, टोडरमल क्या है, रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर है, दैट इज़ अपना अकबर का,
छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको अलग से लिखते चलेंगे, ठीक है। ओके, कैरिड आउट अ केयरफुली सर्वे, जो कि हम एक तरीके से सर्वे करता है क्रॉप यील्ड का, ठीक है। ये देखता है कि भैया इतने इतने एरिया में कितना हमारा उग रहा है, प्राइजेस देखता है, एरियाज कल्टिवेटेड देखता है फॉर अ 10 पीरियड के लिए, 10 साल के लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इस डाटा के बेसिस पे वो जो टैक्स है उसको फिक्स करते हैं ऑन ईच क्रॉप इन कैश, ठीक है। तो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर होता है जिसका नाम है टोडरमल, वो केयरफुली सर्वे करेगा क्रॉप यील्ड को, प्राइजेस वगैरह सबको देखता है और उसके बेसिस पे जो है रेवेन्यूज़ को फिक्स करता है। ईच प्रोविंस को डिवाइड किया जाता है रेवेन्यूज के सर्कल्स में विद इन इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यूज रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, और हर एक प्रोविंस को, प्रोविंस का मतलब स्टेट है, उसको डिवाइड करते हैं रेवेन्यू सर्कल्स में, उनके खुद के शेड्यूल होते हैं कि कब क्या रेवेन्यू रेट्स रहेगा फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स के लिए बेसिक, एंड दिस रेवेन्यू सिस्टम को हम जब्त कह रहे हैं। और इसकी और ये क्या लेके आता है, हमारा जब्त सिस्टम लेके आ रहा है ना, जब्त। पूछ लेंगे जब्त कौन लेके आता है, टोडरमल लेके आता है, जो कि हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू दैट इज रेवेन्यू क्या है, मिनिस्टर है हमारे अकबर का, और वो क्या लेके आता है, दैट इज द जब्त लेके आता है, ठीक है। पूछ लेंगे जब्त क्या पता होना चाहिए। इट वॉज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज, ये काफ़ी प्रेवलेंट था उन एरियाज में जहाँ पे मुगल जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्वे कर सकते हैं लैंड का एंड कीप द वेरी केयरफुल अकाउंट्स रख सकते हैं। ये अवेलेबल नहीं था उन एरियाज में जैसे कि गुजरात है या बंगाल। ऐसा क्यों है, गुजरात और बंगाल में क्यों नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दिल्ली और आगरा से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं, शायद इस वजह से उनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये हमारा जो सिस्टम है, हम कह सकते हैं जो हमारा ये वाला सिस्टम है कहाँ कहाँ पे नहीं वर्क कर रहा, तो इट इज़ नॉट वर्किंग इन द गुजरात, है ना, गुजरात एंड द बंगाल। क्यों नहीं कर रहा है इस चीज़ को भी मैंने बता ही दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये फिगर अभी भी नहीं आया फिगर 5 के बारे में, चलो खैर, ओके। फिगर 5 ऐसे लिख लेते हैं, डिटेल्स फ्रॉम ए मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब है समथिंग मिनिमम, फ्रॉम अ शाहजहाँ के रिजाइन से बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है करप्शन इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मिनिएचर का मतलब है छोटी सी पेंटिंग होती है, शाहजहाँ की रिजाइन का मतलब है जिस टाइम पे वो रूल कर रहे थे उस टाइम पे बनी थी, जो कि डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरीके का करप्शन हमारे फादर्स के दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करता था, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो ये पर्सन है जो ये पर्सन है ना, ये पर्सन क्या कर रहा है, पहले ये दे रहा है हमारा अकबर को जाके, ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या कर रहा है ये पर्सन, दूसरे लोगों को ताड़ित कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो बस ये दिखाना चाह रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। करप्ट ऑफिसर रिसीविंग अ ब्राइब एंड अ टैक्स कलेक्टर पनिशिंग द पुअर, जो करप्ट, अच्छा ये दोनों अलग अलग है, ओके। ये हमारा इट्स लाइक वो है, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसको ब्राइब मिल रही है, और जो हमारा टैक्स कलेक्टर है वो कैसे पीजेंट्स को कर रहा है ना। तो करप्शन भी था, इस चीज़ का ध्यान रखना, बोल दे करप्शन नहीं था तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, राइट। सम एरियाज़ में जो ज़मींदार हैं वो एक्सरसाइज करते हैं ग्रेट डील ऑफ पावर, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव दैम टू रिबेलियन, ठीक है। कुछ एरियाज़ में जो ज़मींदार हैं वो एक्सरसाइज करते हैं ग्रेट डील ऑफ पावर, ठीक है, बहुत बड़ी। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव दैम टू रिबेलियन, इवन अगर कहीं ना कहीं मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कुछ गलत किया उनके संग, तो हो सकता है वो रेबिलियन की तरफ चले, मतलब उनकी तरफ विद्रोह कर दें। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स जो हैं सेम कास्ट के होते थे, अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, और बहुत बार ऐसा हुआ भी कि मुगल अथॉरिटी की तरफ जो है के अगेंस्ट उन्होंने रेबल भी किया है। जो पीजेंट रिवॉल्ट्स हुआ करते थे वो चैलेंज करते थे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मुगल एम्पर की फ्रॉम द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, स्पेशली कब हुए हैं, सॉरी 17th सेंचुरी के एंड में आते आते ये जो हमारे दैट इज रिवॉल्ट हैं फ्रॉम द पीजेंट्स, ये बढ़ जाते हैं। बेसिक चीज़ बता रखी है। अकबरनामा एंड एन अकबरी, तो अकबर बेसिकली ऑर्डर करता है वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियार्ड्स को, दैट इज अबुल फजल, टू रॉट आ हिस्ट्री ऑफ हिज राइन, कि भैया तो मेरे बारे में ना हिस्ट्री लिखो। अबुल फजल एक रॉट करता है 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रिजाइन, जिसको कहते हैं टाइटल देते हैं अकबरनामा का। तो अबुल फजल ने क्या लिखा है, पूछ लेंगे अबुल फजल ने क्या लिखा है, ठीक है। तो अबुल फजल ने क्या लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा, है ना। ये क्वेश्चंस हैं, ये जनरली आते हैं, तो आई थिंक वी शुड नो, ठीक है। बेसिक चीज़ें कुछ खास है भी नहीं ऐसी, ठीक है, ओके। जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो डेल्ट करती है अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में, एंड जो सेकंड वॉल्यूम है वो बताती है कि क्या इवेंट्स हुए हैं, एंड जो थर्ड वॉल्यूम है वो बताती है वो है एन ए अकबरी, ठीक है। इसी का एक पार्ट है, भाई, इसी का एक थर्ड पार्ट है, इसका ही थर्ड पार्ट है, दैट इज़ अ एन ए अकबरी, है ना, एन ए अकबरी, ठीक है, एन ए अकबरी, ठीक है।
ओके ये डील करती है एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू एंड द ज्योग्राफी ऑफ द एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो पहली किसके बारे में बात कर रही थी, हिस्ट्री के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में, ठीक है। सेकंड किस बारे में बात कर रही थी, इवेंट्स के बारे में, और तीसरी किस बारे में बात करी, एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू के बारे में। ये ऑल्सो प्रोवाइड करती है कहीं ना कहीं रिच डिटेल रहता है कि कैसे ट्रेडिशंस, क्या कल्चर था लोगों का। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है इन अकबरी का वो है इसका रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट द थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड्स, वेजेस, रेवेन्यू। तो इसके बारे में भी बहुत ही डिटेल में बताती है, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट और अलग से इसका मेंशन जो है इन अकबरी हमने किया है यहाँ पे, राइट। अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम द अबुल फजल, इस चीज़ की पेंटिंग बता रखी है। तो दिस इज अकबर, और जो नीचे बैठा हुआ दैट इज़ कौन था, अबुल फाजा, हाँ अबुल फौजा, चूँकि हमारा क्या दे रहा है, अकबरनामा, जिसके 3 वॉल्यूम है, जिसमें से एक है इन अकबरी, ठीक है। नूर जहां इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर कोर्ट, ठीक है। तो पता है नूर जहां कौन थी, जहांगीर की वाइफ थी ऑफकोर्स, ठीक है। मेहरू निसा मैरी करती है हमारे एम्पर जहांगीर को एंड रिसीव करती है टाइटल नूर जहां का, ठीक है। शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल, काफ़ी लॉयल थी, काफ़ी सपोर्टिव थी मोनार्क को, मतलब काफ़ी कोर्ट वोट में बैठा करती थी। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर जो है स्टक करता है सिल्वर कॉइन बियरिंग हिज ओन टाइटल, मतलब क्या करता है, एक कॉइन निकालता है जिसपे उसका टाइटल होता है ऑन वन साइड, एंड ऑन दी अदर इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इज द नेम ऑफ दी क्वीन बेगम नूर जहां, और एक साइड पे उनका नाम लिखा होता है और एक साइड पे कुछ और लिखा होता है, ठीक है। बियरिंग द टाइटल्स, बियरिंग हिज ओन टाइटल, उसके खुद के टाइटल, एक साइड पे उसकी वाइफ के टाइटल होते हैं, ठीक है। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर फरमान ऑफ द नूर जहां, द स्क्वायर सील है ना, जो एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट है वो एक तरीके का क्या है, फरमान है ऑफ नूर जहां, स्क्वायर सील स्टेट, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट में पता चलता है कि जो कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहां पदशाह बेगम, ठीक है। द राउंड जो सील है, जो ये तो हमारा कुछ डॉक्यूमेंट शायद था, है ना, हाँ वही नूर जहाँ का फरमान है जिसमें सारी चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। और राउंड सील होती है बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर, शी बिकम अ ब्रिलियंट एज द मून, मे नूर जहाँ पदशाह बी द लेडी ऑफ द एज, मतलब बिकॉज ऑफ द शाहजहाँ की वजह से भी मैं बहुत ब्रिलियंट हो चुकी हूँ और अब मैं आगे भी अच्छी बनी रहा हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट था वो पहला पैराग्राफ ज़्यादा था, ठीक है। ओके, शलह ए कुल, जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था, वो डिस्क्राइब करते हैं अपने फादर की पॉलिसी को ऑफ शहल ए कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब कोई पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ अकबर, है ना। शहल ए कुल क्या है पूछ लेंगे तो इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ द अकबर, है ना, पॉलिसी ऑफ अकबर की क्या है, पॉलिसीज हैं, ठीक है। सो एज इज अ वाइड एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन कंपेशन, देर इज अ रूम ऑफ ऑल क्लासेस इन द फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड, सो इज इन इंपीरियल डोमेन्स विच ऑल ऑफ ऑल साइड्स वर लिमिटेड ओनली बाय द सी। एज अ वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपेशन देर इज़ अ रूम फॉर ऑल, वो कहता है कि बहुत ज़्यादा डिफाइन कंपेशन है ना। देर इज़ अ रूम ऑफ ऑल क्लासेस, मतलब सारे लोगों को, सारे फॉलोअर्स को हमने साथ में लेके चला हुआ है, ठीक है। विच ऑल द साइड्स आर लिमिटेड ओनली बाय द सी, देर वॉज रूम फॉर द प्रोफेसर्स ऑफ अपोजिट रिलीजन, इवन हमने यहाँ पे रूम रखा है प्रोफेसर्स, मतलब जो अपोजिट रिलीजन्स के लोग हैं उनको भी यहाँ पे बनाया है, बिठा रहे हैं, एंड फॉर बिलीव्स गुड और बैड, एंड द रोड टू इंटॉलरेंस वॉज इनक्लोज, ठीक है। सुन्नीज एंड शियाज मेट इन वन, शियाज एंड सुन्नीज जिनके बीच में डिफरेंसेस है वो भी एक मॉस्क्यू में बैठे हुए हैं, जो क्रिश्चियंस हैं एंड जूज़ हैं वो भी एक चर्च में जो है प्रे कर रहे हैं, एंड हैज़ कंस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल पीस। और इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल पीस, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही था कि इसका मतलब क्या है, दैट इज़ अ यूनिवर्सल पीस। हमारी कौन सी फॉलो कर रहा है, अकबर फॉलो कर रहा है, पूछ लेंगे कौन फॉलो कर रहा है, सुल ए कुल कौन कर रहा है, तो दैट इज़ अकबर फॉलो कर रहा है, दैट इज़ यूनिवर्सल पीस, ठीक है। मुगल एम्पर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो मिलिट्री एफिशिएंसी थी हमारी मुगल एम्पर की, उसकी वजह से क्या हुआ, एक ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी रही, बहुत उन्नति हम पाई। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ, मतलब इंटरनेशनल इस टाइम पे जो ट्रैवलर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं इंडिया के बारे में कि वो क्या है, जो हिंदुस्तान है वो क्या है, लैंड ऑफ द वेल्थ है। बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपील एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्ट इन साइड बाई साइड विद द ग्रेटेस्ट ओपलसी, बट वो कह रहे हैं कि भाई बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं कि कोई गरीब नहीं है, गरीबी भी वहाँ पे है, जो इनक्वालिटीज़ हैं वो भी हमारी वर ग्लेरिंग बढ़ रही हैं। डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ दी शाहजहाँ की रिजाइन से इन्फॉर्म करते हैं कि हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनली 445 इन नंबर है, आउट ऑफ द टोटल ऑफ 8000, मतलब मनसबदार तो बहुत सारे, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही हैं जिन लोगों के पास जहाँ ज़्यादा अच्छी खासी रैंकिंग है, ठीक है। दिस स्मॉल नंबर, ठीक है, जो कि एक तरीके से 6.5% मिलता है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मनसबदार्स जो है वो रिसीव कर रहे हैं 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर सैलरीज फॉर देमसेल्फ एंड द ट्रूपर्स। मतलब यहाँ से अभी टर्म्स यूज़ नहीं करनी है, यहाँ पे टर्म्स को याद नहीं करना है, यहाँ पे क्या समझना है कि बहुत ज़्यादा जो है इन इक्वलिटीज़ जो है इस चरम पे, सीमा पे पहुँच जाएंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ दी मनसबदार्स, कम मनसबदार्स को ज़्यादा सैलरी मिल रही है ना।
मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंट ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। और जो मुगल एम्पर है और जो मनसबदार है वो जनरली उनको खर्च कहाँ करा है, इनकम ऑन द सैलरीज है ना, जो भी उनके नीचे काम कर रहे हैं उन लोगों की सैलरीज एंड गुड्स पे ये जो एक्सपेंडिचर है ये बेनिफिट कर रहा है आर्टिसंस को, पीजेंट्री को, ऑफकोर्स पीजेंट्स को आर्टिसंस को तो करेगा, वो सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, जो कि उनको कुछ ना कुछ सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। लेकिन उनके पास कुछ बच भी नहीं रहा है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए खास पैसा नहीं है, ठीक है। जो पीजेंट्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनके पास क्या नहीं है, इन्वेस्टमेंट, खुद से इन्वेस्ट करने के लिए कुछ खास पैसा नहीं रहता है। जो पुअरेस्ट अमंग देम है वो हमारा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज लाइक टूल्स एंड सप्लाईज। और जो और भी गरीब है वो और ज़्यादा कहीं भी नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टूल्स हुआ वगैरह टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जो वेल्दियर पीजेंट्री है एंड जो आर्टिसनल ग्रुप्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो बैंकर्स हैं, वो प्रॉफिट करते हैं इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड में, ठीक है। जो वेल्दियर पीजेंट्री है मतलब जो बहुत ज़्यादा रईस पीजेंट्री है, ठीक है, एंड आर्टिसनल ग्रुप्स हैं, है ना, बहुत रईस है, जो मर्चेंट्स हैं वगैरह, उनको तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना, जो पुअर सेक्शन है वो सफ़र कर रहा है। मतलब ये इनइक्वालिटी को बस बताने के एक तरीका है, ठीक है। इन्यूमरस वेल्थ एंड जो हमारा रिसोर्सेज कमांडेड by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 18th century because of course बहुत ज़्यादा wealth उनके पास रही, resources, तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट बने। मैं बार बार 18th बोल रही हूँ बट एक्चुअली 17th। एज द अथॉरिटी, जैसे जैसे अथॉरिटी मुगल एम्पर की स्लोली डिक्लाइन होती है, उनके जो सर्वेंट्स जो हैं वो एक तरीके से इमर्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, और देन दे कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं, अपनी खुद की डायनेस्टीज लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमारा हैदराबाद में, अवध में। ऑल दो वो स्टिल वो कंटिन्यू रहते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मुगल एम्पर को एज एम्परस अपने मास्टर की तरह, बट फिर भी मतलब जो पावर उनके पास है। एंड बाय द 18th सेंचुरी जो होता है, जो प्रोविंसेस होते हैं वो कंसोलिडेट कर लेते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके, राइट। बेसिक चीज़ बता रही है, कुछ खास नहीं है। तो मनसब, जैसे पूछा मनसब क्या है हमारा, मनसब इज लाइक अ रैंक, ठीक है। मंगोल क्या थे, मंगोल हमारे क्या है, हमारे उज़बेज है ना। सिसोदिया राजपूत कहाँ रहते थे, मेवाड़ में, ठीक है। राठौर राजपूत कहाँ रहते, मारवाड़ की थी, नहीं मेरवार, चलो देख लेना इसका। नूरजहाँ की जहांगीर की वाइफ थी। तो मंगोल का उज़बेज से क्या था, उज़बेक क्या है, उसका दुश्मन था ना, कॉम्पिटिटर। 5 डिकेन सुल्तानीज एंड बेरार। अच्छा ये हमारा चार्ट है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, कुछ खास नहीं, ज़्यादा डिटरमाइनर, मनसबदार वगैरह वगैरह, ठीक है। कीवर्ड्स, बेसिक चीज़ें, ज़ात क्या है, सवार, सुल ए कुल, यूनिवर्सल पीस, बेसिक चीज़ है। दैट इज़ इट, वी हैव डन द चैप्टर। नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।